हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना चैप्टर जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी हमारी कार्डिनल थ्योरी, कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारी ऑर्डिनल थ्योरी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने दो केसेस पढ़े थे। फर्स्ट केस था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कम्युनिटी केस एंड सेकंड था मोर देन वन कम्युनिटी। आज हम पढ़ेंगे इन टू कम्युनिटी। ठीक है, तो आज हम अपना टू कम्युनिटी केस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने पढ़ना है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक, तो इसमें आज हम ऑर्डिनल थ्योरी के थ्रू हमारा इंडिफरेंस कर्व को समझेंगे। ठीक है, इन टू कम्युनिटी केस। सो पहले हम इंडिफरेंस कर्व समझ लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व है क्या चीज है, किस चीज का नाम है ये। सो इंडिफरेंस कर्व क्या, देखो दो वर्ड्स हैं, आपको समझ आ रहा है। इंडिफरेंस कर्व, ये दो वर्ड्स हैं। इंडिफरेंस मींस व्हिच हैज नो डिफरेंस, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो सिमिलर चीज होगी, तो उसको कहा गया इंडिफरेंस। और कर्व हमें पता है क्या चीज होती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। मींस हम कंजम्पशन कर रहे हैं टू गुड्स की, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। कोई ऐसे दो कॉम्बिनेशंस जिनकी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जिनसे हमें क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज बात आ गई, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मींस जिसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही चीज का मतलब हुआ इंडिफरेंस। सो इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ, एक कंज्यूमर किन्हीं दो गुड्स की कंजम्पशन कर रहा है, ऐसे दो गुड्स की कंजम्पशंस जिनसे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सपोज कंज्यूमर कोई दो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है, सपोज हम क्या लेते हैं, एक है बिस्किट एंड सेकंड प्रोडक्ट इज योर मैगी। तो उन दोनों से कंजम्पशन, उन दोनों की कंजम्पशन करने के बाद उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसी जब हमारे पास कंडीशन हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इस तरह की कंडीशन को जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंडिफरेंस कर्व। सो इसलिए ये हमारी डेफिनेशन है दैट इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। देखो यहाँ पे टू गुड्स की बात करें, क्योंकि हमारा ये टू कम्युनिटी केस है, तो इसलिए कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स जिनसे क्या मिल रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। एक ऐसा कर्व जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसी को कहा गया है इंडिफरेंस कर्व। और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया है, इसको कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। ये देखो यहाँ पे आपको तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये तीन पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, जो हमने यहाँ पे बात की, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये तीनों पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जैसे देखो पॉइंट ए पे मेरे पास ये x और ये आ गया y, तो मैं x के इतने प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा हूं और इतने प्रोडक्ट्स y के कंज्यूम कर रहा हूं। सेम पॉइंट b पे x की कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और y की कंजम्पशन थोड़ी कम हो गई। पॉइंट c पे x की कंजम्पशन ज्यादा है और y की कंजम्पशन कम है। तो हर एक में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम टू गुड्स का। कौन से टू गुड्स, x और y, जिनकी हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। दी ओनली डिफरेंस इज, भले हम पॉइंट ए पे कंजम्पशन करें, पॉइंट बी पे करें या पॉइंट सी पे करें, इनसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारी क्या होगी, इक्वल। सो हम कह सकते हैं दैट पॉइंट ए इज इक्वल टू पॉइंट बी और इट इज इक्वल टू पॉइंट सी, क्योंकि मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वल। सो इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ए इज इक्वल टू बी एंड इट इज इक्वल टू सी। इसी चीज को कहा गया है इंडिफरेंस कर्व। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, पहले हमने समझा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का हमने कर्व डायग्राम बना के देखी, एक डायग्राम। ठीक है, ये हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, कि इसमें हमारे पास वो कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑफ टू गुड्स जिससे हमें क्या मिल रही है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। हमारे पास इंडिफरेंट कर्व की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दैट इट स्लोप्स नेगेटिवली। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स नेगेटिवली। अब इसका मतलब क्या है, स्लोप्स नेगेटिवली का मतलब क्या है, दैट इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ये नीचे को जा रही है। देखो यहाँ पे हमने एक आईसी कर्व बनाया, तो यहाँ पे दिख रहा हमें कि डाउनवर्ड्स, इस तरह से डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। इसी चीज को कहा गया है
स्लोप्स नेगेटिवली, दैट इट गोज डाउनवर्ड। अब इसका रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। देखो हमारे पास दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, हम दो गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हैं। अब मुझे पता है अगर मुझे वाई की कंजम्पशन इंक्रीज करनी है या फिर अगर मुझे एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज करनी है तो मुझे दूसरे की कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? रीजन इसका हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था, जब से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं हम एक ही रीजन पढ़ते आ रहे हैं, दैट आवर सोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो अगर मुझे एक्स की कंजम्पशन बढ़ानी है तो मुझे वाई की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। तो मुझे अगर एक्स में ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं तो वाई में ऑब्वियसली मुझे थोड़े कम करने पड़ेंगे, इसीलिए ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करना है तो वाई की कंजम्पशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो आईसी कर्व है ये नेगेटिवली और डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द यूनिट ऑफ गुड वाई इज सैक्रिफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, कि गुड एक्स का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए मुझे गुड वाई के यूनिट को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और इस ये जो सैक्रिफाइस यहाँ पे हो रहा है इस चीज को कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जब हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गुड एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ गुड वाई से, मींस गुड एक्स की कंजम्पशन ज्यादा करने के लिए गुड वाई की कंजम्पशन को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, इसको इसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी चीज को कहा गया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो डाउनवर्ड स्लोप होने का रीजन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, की मैं गुड वाई को सैक्रिफाइस कर रहा हूं ताकि मैं एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स क्या कर सकूं, कंज्यूम कर सकूं। यही रीजन है दैट आईसी स्लोप्स नेगेटिवली और आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। क्लियर? और इस चीज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या चीज बताती है, डेल्टा चेंज। सो चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स, कि गुड वाई में कितना चेंज आ रहा है और गुड एक्स में कितना चेंज आ रहा है। जब इसका हम एक रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो क्या होती है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये रेशियो डिसाइड करती है कि हमारी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जा रही है कि अपवर्ड जा रही है। इस रेशियो से वो चीज डिसाइड होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसको हमने कहा है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, जब हम एक चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी चीज के लिए, मींस जैसे हमारे इस केस में हम y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x के लिए, क्योंकि मुझे x की कंजम्पशन ज्यादा कर रही थी इसलिए मैं y को क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसको मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, इसकी कंजम्पशन क्या करूंगा, कम करूंगा। तो पहले हमने समझी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इट इज नेगेटिवली स्लोपिंग, ठीक है। जो आईसी कर्व की स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। शेप ऑफ आईसी कर्व क्या है, कन्वेक्स है। ये देखो हमने इस तरह से आईसी कर्व अभी तक समझ लिया, इसी तरह से हम ड्रॉ कर रहे थे, तो ये शेप क्या है इसकी, कन्वेक्स है। सो अब हम इसका रीजन पढ़ेंगे कि आईसी कर्व की जो स्लोप है, ये जो शेप है, ये इसी तरह की क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ठीक है, कनकेव क्यों नहीं है, ये हमेशा कन्वेक्स ही क्यों बनती है। अब इसका रीजन समझेंगे। हमने जब पीपीसी कर्व पढ़ा था, पीपीसी कर्व में भी हमने एक रीजन पढ़ा था कि उसकी स्लोप क्या थी, कनकेव थी। उसका हमने एक रीजन पढ़ा था, व्हाई, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका भी एक सेम वैसा ही रीजन है, हमने उसमें पढ़ा था इट इज कनकेव बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आईसी कर्व हमारा जो है वो कन्वेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो दोनों बहुत ही सिमिलर कंसेप्ट है, एक छोटा सा डिफरेंस है बस इसमें। उसमें क्या था, जब हमने उसमें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था तो आपने देखा होगा वो इंक्रीजिंग था, उसकी जो रेशियो थी वो क्या थी, इंक्रीजिंग थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी रेशियो क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रही है। हर एक एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन के साथ जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो रेशियो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यही रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो आईसी कर्व है ये कन्वेक्स बनता है। तो जो शेप है, शेप ऑफ दिस आईसी कर्व, इट डिपेंड्स ऑन आवर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की रेशियो पे डिपेंड करेगी हमारी आईसी कर्व की शेप।
अगर ये कांस्टेंट होगी देन ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, अगर ये इंक्रीजिंग होती तो वो कनकेव बनती। नाउ बिकॉज ये डिक्रीजिंग है इसलिए हमारी ये शेप क्या है, यहाँ पे कन्वेक्स है। जो हमारी आईसी कर्व की शेप है वो क्या है, कन्वेक्स है। हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकाला जाता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसी तरह से देखा था हमने कि कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमारा y में कितना चेंज आया, गुड y में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय गुड x में कितना चेंज आया। अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगी, रेशियो। उस रेशियो से हमें क्या डिसाइड होगा, हमारा कर्व ऑफ हमारा इंडिफरेंस कर्व डिसाइड होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, ये हमारे पास एक टेबल आ गया। इस टेबल में हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी एंड ई। ये क्या है, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इससे हम हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझेंगे। ये देखो कॉम्बिनेशन ए में हमारे पास गुड एक्स और गुड वाई है। जब मैं 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा हूं और 20 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। मैंने डेल्टा वाई कैलकुलेट किया इससे, तो डेल्टा वाई कितना है, देखो कोई चेंज नहीं है क्योंकि इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, तो डेल्टा वाई कुछ नहीं है। सेम इनिशियल स्टेज है गुड एक्स में भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने डैश डाल दिया, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सेकंड कॉम्बिनेशन पे आते हैं। अब मैंने क्या किया, गुड एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज की, 1 यूनिट से 2 यूनिट पे आ गया। पहले मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करा था, अब मैंने कंजम्पशन इंक्रीज करके कितनी कर दी, 2 यूनिट्स। तो देखो यहाँ पे मुझे गुड वाई की कंजम्पशन कम करनी पड़ी, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था क्या, कि अगर मुझे गुड एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करना है, गुड वाई की कंजम्पशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसको गुड एक्स से। तो यहाँ पे इसका एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए, 1 से 2 पे आने के लिए, एक मार्जिनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। ठीक है, अब देखो 1 से 2 पे कितना चेंज आया, 1 का। ठीक है, यहाँ पे गुड एक्स में 1 से 2 में कितना चेंज आया, 1 का। एंड गुड वाई में 20 और 15 में कितना चेंज आया, 5 का। ठीक है, तो इसकी हमने रेशियो निकाली 5:1। ये कैसे निकली, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो हमने अपनी फॉर्मूला पढ़ा था, दैट एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो जब मैंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किया तो रेशियो कितनी आ गई, 5:1। सिमिलरली थर्ड कॉम्बिनेशन में एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए फिर से मुझे y को सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो 15 में मैं 20 पे आ गया, ताकि मैं इसका एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर पाऊं। अब देखो कितना चेंज आया, 2 से 3 पे कितना चेंज आया, 1 का, तो डेल्टा एक्स हमारा 1 हो गया। 15 से 12 पे आने के लिए कितना चेंज आया, 3 का, तो डेल्टा वाई में कितना चेंज आया, 3 का चेंज आ गया। सिमिलरली इसकी हमने यहाँ पे रेशियो निकाली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके, तो ये कितनी आ गई, 3:1। सेम हमने कॉम्बिनेशन डी और ई में भी किया, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए 3 से 4 पे आया, देन 4 से 5 पे आया, तो एक यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं एडिशनल यूनिट। और सिमिलरली यहाँ पे भी गुड वाई पे 12 से 10 पे आया, 10 से 9 पे आया। क्यों, यहाँ पे मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं ताकि इसका एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर पाऊं। तो यहाँ पे देखो 1 एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, चेंज कितने का है, 1 का चेंज है, और यहाँ पे 2 का चेंज, बिकॉज हम 12 से 10 पे आ गए, तो यहाँ पे आया 2 का चेंज, देन 10 से 9 पे आया तो आया 1 का चेंज। तो सिमिलरली हमने जब इसकी रेशियो निकाली तो इसकी रेशियो कितनी निकली, 2:1 and 1:1 with this same formula delta y upon delta x। तो ये हमने कैलकुलेट किया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी प्रॉपर्टी में अब हमने समझा था कि जो शेप है, आईसी कर्व की शेप है जो कन्वेक्स बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिक्रीजिंग। एक डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा कन्वेक्स शेप देगा। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ये देखो 5:1, 3:1, 2:1 डिक्रीज हो रही है हर बारी। जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है मींस मैं जो गुड वाई को गुड एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ गुड वाई से, ज्यादा कंज्यूम करने के लिए गुड एक्स को जो गुड वाई में सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, वो जो सैक्रिफाइस है वो हर बारी कम होता जा रहा है। पहले मैंने 5 सैक्रिफाइस किया, फिर मैंने 3 सैक्रिफाइस किए, फिर 2 सैक्रिफाइस किए, फिर मैंने 1 को सैक्रिफाइस किया, तो ये रेट है डिक्रीज हो रहा है। इसी डिक्रीजिंग रेट की वजह से हमारा जो कर्व है, आईसी कर्व है, ये क्या बनता है, कन्वेक्स। तो शेप
of IC curve depends on margin rate of substitution. So if margin rate of substitution is decreasing, IC curve will be convex. तो ये जो प्रॉपर्टी थी why IC curve is convex, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why IC curve is convex to the origin. तो इसका आंसर क्या है, रीजन क्या है, it is convex to the origin because of decreasing margin rate of substitution. जो मैं गुड x को y के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, उसका जो रेट है सब्स्टिट्यूशन का वो हर बार क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. यही रीजन है जिसकी वजह से ये क्या है, कन्वेक्स है.